हेलो एवरीबॉडी। हम लोग देख रहे थे टेम्परेचर राइज टेस्ट। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि टेम्परेचर राइज टेस्ट हम लोग क्यों परफॉर्म करते हैं और कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आपने सीखा होगा किस तरह से ट्रांसफार्मर में टेस्ट, हीट रन टेस्ट भी उसको बोलते हैं, तो हीट रन टेस्ट या फिर टेम्परेचर राइज टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में जो आपने पढ़ा है उसमें सिर्फ एक ट्रांसफार्मर था, है ना, जो कि लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जा सकता है एक ट्रांसफार्मर के सहारे। लेकिन अगर मान लिया जाए कि कोई भी ट्रांसफार्मर फील्ड में है या कहीं पे वर्किंग कंडीशन में है, फील्ड कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जहाँ पे उस ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करना है तो वहाँ पे लगा हुआ है, कहीं पे भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में हो, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कह लो, या जनरेटिंग स्टेशन जो है वहाँ से कहीं रिसीविंग स्टेशन वगैरह में ट्रांसफार्मर अगर लगा हुआ है तो उस जगह पे हम लोग टेस्ट को अगर परफॉर्म करें तो कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये बोल रहे हैं कि जब ट्रांसफार्मर लोडिंग कंडीशन में है, ऑलरेडी ट्रांसफार्मर है, तब हम किस प्रकार से चेक करेंगे कि टेम्परेचर राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या टेम्परेचर राइज कैसे हो रहा है या कितना हो रहा है, ये सब कैसे पता चलेगा। तो देखिए, इसके लिए क्या होता है कि दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर लिया जाता है, मतलब दो समान रेटिंग के ट्रांसफार्मर लिए जाते हैं, ठीक ना, कोई सा भी। अब देखिए, ये जो अभी मैं बता रहा हूँ टेस्ट, ये इस टेस्ट को अब आप लोग बोल सकते हो संपन्नर टेस्ट या बैक टू बैक टेस्ट। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, बैक टू बैक टेस्ट, या इसी को आप संपन्नर टेस्ट भी बोल सकते हो फॉर ट्रांसफार्मर, है ना। तो इस टेस्ट में क्या किया जाता है कि दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर लिए जाते हैं। आइडेंटिकल इन सेंस आप ये बोल सकते हो कि समान रेटिंग के दो ट्रांसफार्मर लिए जाते हैं। अब दोनों ट्रांसफार्मर आपने लिया समान रेटिंग के, है ना। अब उस समान रेटिंग में दोनों ट्रांसफार्मर को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना है। देखिए, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किए हैं कि दो ट्रांसफार्मर लिए हैं, एक ट्रांसफार्मर 1 और दूसरा ट्रांसफार्मर 2। अब ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2 के प्राइमरी वाइंडिंग को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। यहाँ ध्यान से देखिए कि ये ट्रांसफार्मर और ये ट्रांसफार्मर इस सप्लाई के, ये हमारा बस बार हो गया, ये जो है क्या हो गया, बस बार। इस बस बार से हमने कनेक्ट कर दिया है ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2 को। देखो, ट्रांसफार्मर 1 पहले से था और ट्रांसफार्मर 2 में हमें चेक करना है कि टेम्परेचर राइज कितना है, तो इस ट्रांसफार्मर को हम इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। क्लियर है। तो ट्रांसफार्मर 2 को हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। अब देखो, यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक आममीटर लगा लिए, एक वोल्ट मीटर लगा लिए और एक वाट मीटर लगा लिए। क्या किए, आममीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर लगा लिए। यहाँ से हम फिर सप्लाई देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये एसी सप्लाई यहाँ से हम इसमें प्रोवाइड करेंगे, मतलब इसमें हम देंगे। देखो, चूंकि ये पैरेलल में है ना, पैरेलल में है, तो पैरेलल में करंट क्या हो जाएगा, दोनों में अलग अलग फ्लो करता है, तो दोनों का सम जो होगा वही करंट होगा। अब समझना यहाँ पे, यहाँ तक तो क्लियर है आपको। अब देखो, यहाँ इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे। जब ये ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो ये एक चीज़ ध्यान में रखना होगा कि इस दोनों ट्रांसफार्मर का जो पोलरिटी होगा उसको अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट करेंगे, है ना। क्या करेंगे, अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट करेंगे। अगर मान लो इस दोनों ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी को अपोजिट पोलरिटी में सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा वह होगा जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। माने कि अगर ये पॉजिटिव में रहेगा, ये निगेटिव में रहेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होकर हमारा फाइनली क्या होगा, वोल्टेज जीरो हो जाएगा। V बराबर क्या होगा, जीरो। और आप जानते हैं कि जब ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट जब होगा, वोल्टेज, सॉरी, यहाँ आगे बढ़ते हैं। ये ओपन सर्किट अभी हम इसको नहीं करेंगे, ये इसको शॉर्ट करना है। बताते हैं आगे कैसे इसमें हम कर सकते हैं। देखो, कहने का ही मतलब हुआ कि इधर वोल्टेज जीरो हो गया। वोल्टेज जीरो हुआ तो माने कि शॉर्ट सर्किट ये कहलाएगा। समझ रहे हो, शॉर्ट सर्किट में वोल्टेज हमारा क्या होता है, जीरो, और ओपन सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, मैक्सिमम होता है। देखना, यहाँ पे हम लोग स्विच को ओपन करके रखे हैं, यहाँ पे अपोजिट पोलरिटी में यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इधर भी हम लोग क्या किए हैं, सेकेंडरी साइड में भी एक वाट मीटर लगा लिए, एक आम मीटर लगा लिए हैं, है ना, और एक वोल्ट मीटर भी आप लगा लो। वोल्ट मीटर तो है ही ना लगा हुआ, तो लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक वोल्ट मीटर लगा लिए, एक वाट मीटर लगा लिए और एक आम मीटर लगा लिए। यहाँ तक कोई कनेक्शन में समझने में दिक्कत नहीं है। ये आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सेकेंडरी जो दोनों होंगे वह अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट होगा।
ठीक है, अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट होगा और इधर से, अब इधर से एक हम ऑटो ट्रांसफार्मर लगा लिए या वोल्टेज रेगुलेटर भी इसको बोलते हैं, जहाँ से कि हम सप्लाई इधर से भी दे सकें। देखो दोनों साइड से सप्लाई दिया जाएगा। रीज़न कि एक बार इसी में ऑन नो लोड टेस्ट को परफॉर्म करना है और एक बार इसी में क्या करना है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट या फिर लोड टेस्ट जिसको बोलते हैं वो भी परफॉर्म करना है। क्योंकि आपको ये मैंने बताया है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो होगा टेम्परेचर राइज टेस्ट जो परफॉर्म किया जाएगा हमेशा लोडिंग कंडीशन में ही किया जाएगा, क्योंकि उसमें दोनों लॉसेस की आवश्यकता है, कोर लॉस भी चाहिए और कॉपर लॉस भी चाहिए। तो ओपन सर्किट भी होना चाहिए और शॉर्ट सर्किट भी होना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग ये समझते हैं, देखो यहाँ से सप्लाई जब मैं दे रहा हूँ, यहाँ से सप्लाई दिया, ये हमारा क्या है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो जब पैरेलल में ये कनेक्ट है तो इसके अंदर भी करंट फ्लो करेगा, इसके अंदर भी करंट फ्लो करेगा और दोनों करंट मिल के हमें क्या यहाँ पे मिलेगा। मतलब यहाँ पे मान लो कि अगर I1 करंट है तो ये वाला जो एमीटर होगा ये कितना करंट रीड कर रहा होगा, 2I0। मतलब कि ये I1 और ये I1 दोनों का सम ये शो कर रहा होगा। अगर ये होगा तो पावर भी हमारा क्या होगा, इसमें जो लॉसेस होगा और इसमें जो लॉसेस होगा वो हमारा यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आएगा ना, समझ रहे हो बात को। तो ये हमारा दोनों का सम, इसमें जो होगा, इसमें जो लॉस होगा वो यहाँ पे होगा। अब ये बात है कि ये जो वॉट मीटर शो करेगा ये कौन सा लॉस शो करेगा, कोर लॉस शो करेगा कि कॉपर लॉस शो करेगा। देखो ये जो है ना कोर लॉस शो करेगा। रीज़न बता देता हूँ, सेकेंडरी को हमने अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट किया है तो वोल्टेज हमारा फाइनली क्या होगा, 0 हो जाएगा। देखो अब यहाँ से ये भी स्विच हम लोग क्या किए हैं, ओपन किए हुए हैं। ये स्विच क्या है, ओपन है। अब बोलोगे कि सर हम कैसे चेक करेंगे यहाँ पे कि अपोजिट पोलैरिटी में है कि सेम पोलैरिटी में है। अगर देखो यहाँ जो वोल्ट मीटर है ना, वोल्ट मीटर अगर यहाँ पे 0 शो करेगा तो समझना कि ये दोनों क्या है, अपोजिट पोलैरिटी में है। या दोनों का सम करेगा तो फिर आपका अपोजिट पोलैरिटी नहीं होगा, है ना। तो ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी कैसे पता चलेगा मालूम, ये वोल्ट मीटर का रीडिंग जो शो करेगा। रीज़न कि यहाँ से सप्लाई आपने दिया ही नहीं है। जब सप्लाई नहीं दिया तो ये कैसा ट्रीट कर रहा है, ओपन सर्किट जैसा ना। ये कैसा ट्रीट करेगा, ओपन सर्किट के जैसा। जब यहाँ से सप्लाई, जब इसको क्लोज करोगे तब ना इधर EMF वगैरह आएगा। लेकिन आपने क्या किया, यहाँ पे क्लोज नहीं किया, ये स्विच ओपन है हमारा। जब यह ओपन स्विच है तो इधर से सप्लाई इसमें तो आएगा ही नहीं। अब इधर से सप्लाई सिर्फ मैंने दिया है तो ये सेकेंडरी ओपन है हमारा। तो जो ओपन सर्किट है या कोर लॉस कब फाइंड करते हो, सप्लाई देने के बाद एक एंड आप लोग क्या रखते हो, ओपन रखते हो। तो ये ओपन हो गया तो इस टाइम में इधर ही सिर्फ ना लॉसेस होगा, इधर तो लॉस होने की कोई गुंजाइश है नहीं। तो यहाँ का जो लॉसेस दोनों का होगा वो क्या हो जाएगा, W1 नथिंग बट इसको आप कर सकते हो कोर लॉस। इसको मैं कर दे रहा हूँ PC। हाँ ये समझना, ये PC हो गया, ठीक है। क्या हो गया, PC हो गया। माने कि ये जो वाट मीटर रीडिंग शो करेगा इसका और इसमें जितना लॉसेस हुआ होगा वह दोनों का सम शो करेगा। मतलब इसका अगर लॉसेस PC है और इसका भी लॉसेस PC होगा। अब बोलेंगे सर PC ही क्यों होगा, देखो दोनों हम लोग क्या किए, सेम रेटिंग के ट्रांसफार्मर लिए हैं, सेम डिजाइन ट्रांसफार्मर का होगा। मतलब रेटिंग दोनों, मान लो कि इसका अगर 5 MVA होगा ट्रांसफार्मर तो ये ट्रांसफार्मर का रेटिंग भी 5 MVA होगा। तो दोनों सेम रेटिंग का है तो दोनों का कोर लॉस भी क्या होगा, समान ही होगा, है ना। तो कोर लॉस अगर समान होगा तो यहाँ पे अगर इसमें भी PC इसमें भी PC दोनों को जोड़ोगे तब ये रीडिंग शो करेगा। मतलब W1 इक्वल टू क्या हो गया, 2PC और ये करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2I0। रीजन करंट इसमें भी। अच्छा वोल्टेज क्या शो करेगा, सेम, चूंकि ये क्या है पैरेलल में कनेक्टेड है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये समझ में आई बात यहाँ तक। अब बोलोगे सर ये ओपन सर्किट कैसे हुआ, तो ये भी पता चल गया। यहाँ पे वोल्टेज हमारा क्या है, 0 है और ये चीज़ को हम क्या किए हैं, ओपन करके रखे हैं। यहाँ से तो कहीं लोड वगैरह हमने कनेक्ट ही नहीं किया। अच्छा इधर भी कनेक्शन हम लोग दे रखे हैं, ये कनेक्शन भी दिए हैं, लेकिन सप्लाई तो हम इधर से भी दिए ही नहीं है। अगर यहाँ से सप्लाई आ भी रहा है, ऐसे आप इधर से देखिए कि यहीं से हम लोग सप्लाई टैप किए हैं यहाँ ऑटो ट्रांसफार्मर, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर को सप्लाई की ज़रूरत है, तब आप वोल्टेज को उसमें एक्सीड कर सकते हो या ऑटो ट्रांसफार्मर को ऑपरेट कर सकते हो, है ना। तो इसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ से सप्लाई चाहिए। अब इसको ऑपरेट भी करते हो तो यहाँ तो अभी ओपन है, तो जब यहीं ओपन है तो ये ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी एंड है वो अभी क्या होगा, ओपन होगा। और जब ओपन होगा तो ये दोनों जो ट्रांसफार्मर है इसमें जो रीडिंग शो करेगा ये क्या शो करेगा, कोर लॉस शो करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको एज इट इज छोड़ रहे हैं यहाँ तक। ऐसा नहीं कि इसको हम बंद करेंगे, इधर से सप्लाई दिए हुए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ये स्विच हो गया। अब मान लो कि आप इसको क्लोज कर लिए। अब देखो जब ये क्लोज हो गया तो अब मतलब इसमें करंट फ्लो कर सकता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से भी I2, ये W2 भी लगा हुआ है यहाँ भी। अब देखो यहाँ से ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है यहाँ से हम वोल्टेज को एक्सीड करना स्टार्ट करेंगे। देखो वोल्टेज को एक्सीड करेंगे तो ये वोल्टेज यहाँ पे शो करेगा,
यहाँ से अगर जो भी वोल्ट हम देंगे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे शो करेगा। देखो इस ट्रांसफार्मर का चेक करना था, तो इस ट्रांसफार्मर का जो रेटेड वोल्टेज होगा, क्या होगा, जो भी रेटेड वोल्टेज होगा ट्रांसफार्मर का और इसका कुछ रेटेड करंट होगा, तो हमें यहाँ पे ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इससे इतना वोल्टेज अप्लाई करना है या वोल्टेज को इस प्रकार से एडजस्ट करना है कि ये जो I2 है ये इसका रेटेड करंट शो करे। समझ रहे हैं? अब देखो रेटेड करंट शो करे, इसका मतलब क्या होगा कि हम शॉर्ट सर्किट के केस में ऐसा कर रहे थे कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग वोल्टेज को अप्लाई तो कर रहे थे लेकिन लो वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, वोल्टेज जो है कम अप्लाई कर रहे थे ताकि जो रेटेड करंट है वो जल्दी से मिल जाए हमें, है ना। तो यहाँ पे भी हम धीरे धीरे क्या करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर के सहारे वैरी करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर के सहारे हम लोग सप्लाई देंगे, लेकिन सप्लाई इस प्रकार से देंगे कि इसका जो रेटेड करंट है वो रेटेड करंट हमें मिल जाए। जब रेटेड करंट मिल जाएगा तो यहाँ पर हमारा वो करंट शो करेगा। अब देखो इधर भी सप्लाई बंद, तो अब इसमें और इसमें भी लॉसेस होगा, है ना, क्योंकि इसमें भी लॉस होगा। इधर तो शॉर्ट था ही ऑलरेडी, इधर से सप्लाई है ही, तो इधर से भी हम सप्लाई दे रहे हैं तो शॉर्ट के जैसा ट्रीट करेगा। अब शॉर्ट के जैसा जब ये ट्रीट करेगा तो इसमें जो लॉसेस होगा, इसमें जो लॉसेस होगा, कौन सा लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा। इसमें जो लॉसेस होगा और इसमें जो लॉसेस होगा, कौन सा लॉस, कॉपर लॉस होगा। अच्छा दोनों में हो रहा है तो दोनों का सम यहाँ पे आएगा, माने कि इस ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस और इस ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस दोनों मिलके यहाँ पे शो करेगा। मतलब कह सकते हो कि W2 का जो रीडिंग होगा वो 2 PCU होगा। कितना होगा, 2 PCU। अर्थात आप ऐसा कह सकते हो W2 इक्वल टू 2 PCU, अर्थात PCU इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2/2। इसी प्रकार से इसको भी आप कह सकते हो W2 इक्वल टू 2 PC, सो PC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 W1/2। समझ में आई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत? देखो इधर से भी सप्लाई दी, इधर से भी हम दे के रखे हैं, लोडिंग कंडीशन भी मिल गया और आपको नो लोडिंग कंडीशन भी मिल गया। इधर से सप्लाई दिए वो लोड कंडीशन में हो गया। अब समझना यहाँ पे कि इस ट्रांसफार्मर में आप कहोगे कि सर टेम्परेचर राइज कैसे पता चला। यहाँ तो हम अब देखो ये जो W1 W2 पता चल गया, मैंने PC और PCU, तो इससे हम लोग इफिशियंसी फाइंड कर सकते हैं, रेगुलेशन फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ये तो हो गया। लेकिन बोलोगे सर टेम्परेचर राइज टेस्ट कैसे हुआ। देखो टेम्परेचर राइज टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, सेम कंडीशन में इधर से भी सप्लाई दिए हो इधर से भी सप्लाई दिए हो, दोनों का एज इट इज़ आपको 48 घंटे तक छोड़ देना, मतलब 48 आवर तक ट्रांसफार्मर को ऑपरेशन में रखना है, वर्किंग कंडीशन में रखना है। जब यह वर्किंग कंडीशन में रहेगा, है ना, टिल 48 आवर्स, 48 घंटे, तो वहाँ पे क्या होगा, ऑयल में और वाइंडिंग का टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऑयल और वाइंडिंग का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस टाइम में जब 48 घंटे पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आप टेम्परेचर को मेजर कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है। समझ में आ रही बात? जब टेम्परेचर मेजर कर लीजिएगा, ऑयल का भी मेजर कर लीजिए और वाइंडिंग का भी कर लीजिए। आपके पास पता है WTI और OTI भी रहता है, दोनों से भी मेजर हो जाएगा ऑपरेटिंग कंडीशन में। और जो वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर रहता है या ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर है, उसके सहारे आप क्या करोगे, दोनों ट्रांसफार्मर का जो टेम्परेचर होगा ऑयल का और वाइंडिंग का टेम्परेचर मेजर कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि टेम्परेचर फाइनली कितना है। अब तो राइज इन टेम्परेचर भी मालूम चल जाएगा कि इनिशियल जो रूम टेम्परेचर से है माइनस करके देख लीजिएगा कि टेम्परेचर कितना राइज हुआ है। तो इस तरह से आप क्या है कि इन फील्ड में या साइट में टेम्परेचर राइज टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हो किसी भी ट्रांसफार्मर के ऊपर। हालांकि देखिए जब ट्रांसफार्मर साइट पे रहता है तब ये टेस्ट परफॉर्म करता है, लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, जब जहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाता है ट्रांसफार्मर को, वहाँ पे ही ये टेस्ट परफॉर्म कर लिया जाता है ऑलरेडी, है ना। तो साइट पे भी करने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो हाँ, लेकिन साइट पे टेस्ट कब किया जाएगा, मान लो कि यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म नहीं किया है, चेक नहीं किए हैं कि टेम्परेचर राइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या आधे राइज हो रहा है कि कितना राइज हो रहा है, ये सब कुछ अगर चेक नहीं किए होंगे, मैन्युफैक्चर में रिपोर्ट नहीं दिया होगा, तब वहाँ पे जाके टेस्ट परफॉर्म किया जा सकता है। हालांकि किया नहीं जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही कर ली जाती है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ जाए या कहीं पे मान लो कि ट्रांसफार्मर को आया और उसका मन करेगा कि नहीं, जो उसका हेड है, इंचार्ज है, उसको लगेगा कि नहीं टेस्ट करना है, तो साइट पे भी क्या किया जाता है, टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। जनरली इस प्रकार के टेस्ट इसलिए परफॉर्म किया जाता है कि साइट पे अवेलेबल रहता है, जो लोड होगा ना वो अवेलेबल रहता है, इसलिए ये टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संपन्ना टेस्ट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, बैक टू बैक
टेस्ट। क्लियर है आपको? तो आप आराम से इसको पहले ड्रॉ कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग देखते हैं आगे इसके बाद पोर्शन को। वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले इसको नोट कर लीजिए आराम से, है ना। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। देखिए ये इसमें लिखा क्या क्या है ये समझिएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बैक टू बैक टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर। मैंने क्या बताया, संपन्नर टेस्ट या फिर इसी को क्या बोलते हैं, बैक टू बैक टेस्ट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। दोनों सेम है, कोई दिक्कत इसमें या कोई अंतर दोनों में नहीं है। क्लियर? यूज्ड फॉर फाइंडिंग इफिशियंसी रेगुलेशन, रेगुलेशन माने वोल्टेज रेगुलेशन एंड हीटिंग अंडर लोडिंग कंडीशन। ये जो बैक टू बैक टेस्ट होता है या संपन्नर टेस्ट होता है, ये परफॉर्म किया जाता है काहे के लिए बताए थे, इफिशियंसी। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि कॉपर लॉस और कोर लॉस मिल जाता है, तो इससे हम क्या करते हैं, इफिशियंसी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन चाहे तो निकाल सकते हैं। और फिर ये लास्ट हीटिंग मतलब कितना हीट हो रहा है या कितना टेम्परेचर अधिक हो रहा है, या जो वाइंडिंग है या ऑयल है वो कितना अधिक गर्म हो रहा है, मतलब हीट हो रहा है, ठीक ना। तो हीटिंग कब, अंडर लोडिंग कंडीशन, जब लोडिंग कंडीशन में है तब। देखे होंगे आप जो डायग्राम बनाए दोनों साइड से आप सप्लाई किए हुए हैं, तो लोडिंग कंडीशन में है। दिस टेस्ट एम्प्लॉयड ओनली व्हेन टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर आर अवेलेबल। बता दिया था आपको मैंने, ये टेस्ट तभी परफॉर्म किया जा सकता है जबकि दो सेम रेटिंग के ट्रांसफार्मर अवेलेबल होंगे, मतलब दो आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर अवेलेबल होंगे, दोनों समान ट्रांसफार्मर रहेंगे, रेटिंग भी सेम, वोल्टेज रेटिंग भी सेम, एटसेट्रा जो है, तो दोनों समान रहेंगे ना, तभी ये टेस्ट को परफॉर्म किए जाते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ट्रांसफार्मर को तैयार किया जाता है तो वहाँ पे ही टेस्ट कर लिया जाता है। वहाँ पे आपको दो ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ट्रांसफार्मर से ही आप टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। बट वहाँ पे है कि 8 से 10 घंटे परफॉर्म किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोथ ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड टू सप्लाई सच दैट वन ट्रांसफार्मर इज लोडेड ऑन अनदर। कहने का क्या मतलब हुआ कि दो ट्रांसफार्मर जो है सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है। ध्यान से देखिए जो डायग्राम आपने बनाया है, डायग्राम में देखिए प्राइमरी साइड जो कनेक्ट किया हुआ है, तो इस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि एक ट्रांसफार्मर में सप्लाई रहेगा और दूसरा ट्रांसफार्मर जैसे है लोडेड कंडीशन में रहेगा। मतलब कि एक ट्रांसफार्मर से सप्लाई दे रहे हैं और दूसरा ट्रांसफार्मर को हम लोडिंग कंडीशन में रखे हैं। प्राइमरी ऑफ टू आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सप्लाई। क्लियर है? जो ट्रांसफार्मर, दोनों ट्रांसफार्मर हैं, दोनों ट्रांसफार्मर के जो प्राइमरी वाइंडिंग होंगे दोनों को हमने क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। बस बार के सहारे जो कनेक्शन आपको प्राइमरी वाइंडिंग का होगा वो आप देख लीजिएगा ट्रांसफार्मर का, उसका क्या होगा, दोनों पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ किसके थ्रू, सप्लाई के थ्रू। सेकेंडरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज ऑपरेशन टू ईच अदर अनदर लो वोल्टेज। देखो यहाँ पे क्या बोल दिया कि जो सेकेंडरी होगा वो कैसे कनेक्ट रहेगा, सीरीज में रहेगा, कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पे अपोजिशन हो जाएगा, है ना, सीरीज अपोजिशन टू ईच अदर। दोनों को क्या है, सीरीज में लेकिन अपोजिट पोलरिटी में कनेक्ट करना है। ये चीज़ मैंने आपको बोला था दोनों, तो यही हो गया सीरीज अपोजिशन में। देखो एक, जब तक वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ रही बात, करंट फ्लो नहीं करेगा। तो दोनों ट्रांसफार्मर का सेम रेटिंग है और अपोजिट पोलरिटी में कर दियो तो जो ईएमएफ भी होगा दोनों साइड में, जो ईएमएफ भी दोनों साइड में होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो अपोजिट में किए हो तो दोनों कैंसिल आउट कर देगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब वोल्टेज दोनों का पोटेंशियल बराबर होकर घट रहा है, तो पोटेंशियल अगर बराबर है तो करंट तो फ्लो करेगा नहीं। समझ रहे बात को? ये भी आप कह सकते हो। अनदर लो सप्लाई वोल्टेज सप्लाई इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ सेकेंडरीज टू गेट द रीडिंग एज सोन इन फिगर। देखो डायग्राम में देखना आप, तो इसमें एक अनदर लो वोल्टेज सप्लाई कनेक्ट किया हुआ है जो ऑटो ट्रांसफार्मर है। ऑटो ट्रांसफार्मर को हमने क्या किया, सेकेंडरी के साइड में कनेक्ट किया है। वह भी कैसे, सीरीज में हम सप्लाई देने के लिए। समझ रहे बात? तो ये हो गया सेकेंडरी टू गेट द रीडिंग, कर लो यहाँ पे, है ना, टू गेट द रीडिंग एज सोन इन फिगर। डायग्राम आपके पास दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो हेयर T1 एंड T2, यहाँ पे जो है दो ट्रांसफार्मर है T1 एंड T2। वहाँ पे मैंने डायग्राम में लिख दिया है ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2। तो ये हो गया आपका T1, ये ट्रांसफार्मर 2 को इंडिकेट किया। आर आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर, दोनों क्या है, आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर है। सेकेंडरीज ऑफ देम आर कनेक्टेड इन वोल्टेज अपोजिशन। क्लियर है? यहाँ पे मैंने क्या बोला, सीरीज अपोजिशन सेम चीज़ है। यहाँ पे जो कनेक्शन किया हम लोग क्या, वोल्टेज अपोजिशन में किया, मतलब
अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्ट कर दिया है, दोनों के वोल्टेज बराबर होंगे और वोल्टेज बराबर होंगे, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा। बोथ द ईएमएफ कैंसिल ईच अदर एज ट्रांसफार्मर आर आइडेंटिकल इन दिस केस। दोनों ट्रांसफार्मर आइडेंटिकल है, इसलिए क्या होगा कि दोनों में जो ईएमएफ होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। नो करंट फ्लोज थ्रू द सेकेंडरीज, इस वजह से क्या होगा, सेकेंडरी में करंट फ्लो नहीं करेगा। द करंट ड्रॉन फ्रॉम V1 इज 2I0। ध्यान से देखो, जो प्राइमरी साइड में कनेक्टेड था उसमें मैंने बताया था दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों आइडेंटिकल है। तो एक में अगर मैं बोल रहा हूँ कि करंट I0 फ्लो कर रहा है तो दूसरे में भी क्या करेगा, I0 ही फ्लो करेगा। तो जब सप्लाई आप इधर से दे रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, जो सप्लाई दिए हो V1, वहाँ जो करंट फ्लो करेगा या जो एमीटर का रीडिंग शो करेगा वो क्या करेगा, सम शो करेगा दोनों का, मतलब I0 प्लस I0 नथिंग बट 2I0 करंट शो करेगा। क्लियर। फ्रॉम द V1 इज 2I0 वेयर I0 इज इक्वल टू नो लोड करंट ऑफ ईच अदर ऑफ ईच ट्रांसफार्मर। ये क्या हो गया, नो लोड करंट। अब बोलेगा सर नो लोड कैसे हो गया, अभी मैंने बताया सीरीज में जो सेकेंडरी कनेक्टेड था सीरीज में कनेक्टेड है लेकिन अपोजिट पोलैरिटी में कनेक्टेड है, ईएमएफ इंड्यूस भी होगा तब। हालांकि स्विच ऑन किया हुआ नहीं है, ऑफ कर दिए थे वो भी आप मान सकते हो, लेकिन अगर स्विच आप क्लोज भी कर देते हो तब भी कोई परेशानी नहीं होगी। बोलिए क्यों, क्योंकि अगर ईएमएफ इंड्यूस्ड भी करता है तो दोनों का इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होगा। अगर दोनों का इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर होगा तो दोनों आपस में कैंसिल आउट करेगा और कैंसिल आउट करने की वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट, दस इनपुट पावर मेजर्ड बाय वॉट मीटर W1 इज इक्वल टू आयरन लॉस। तो W1 जो है वॉट मीटर लगा हुआ है प्राइमरी साइड में, वह टोटल पावर लॉस को मेजर करेगा। पावर लॉस मतलब यहाँ पे हो जाएगा कोर लॉस, क्योंकि सेकेंडरी में तो करंट फ्लो नहीं कर रहा तो लोडिंग कंडीशन तो होगा नहीं। समझ रहे बात को। तो जब यहाँ पे जो वॉट मीटर रीडिंग करेगा W1 वह इक्वल होगा किसके, टोटल कोर लॉस के बराबर ऑफ बोथ द ट्रांसफार्मर, दैट इज आयरन लॉस ऑफ ईच ट्रांसफार्मर इक्वल टू PC/2। मैंने आपको बताया होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या बोला था, W1 जो है वो क्या था 2PC। तो यहाँ से हम कह सकते हैं PC एक ट्रांसफार्मर का क्या हो जाएगा W1/2, ऐसा ही हो जाएगा ना, W1 इक्वल टू 2PC, सो PC इक्वल टू W1/2। यहाँ पे आप ये कर सकते हो अगर आपको करना है तो यहाँ W1/2 हो जाएगा। समझ रहे बात को। ये PC क्या हो गया, आयरन लॉस। क्लियर है। तो ये आयरन लॉस निकल गया। अब जब सेकेंडरी साइड सप्लाई देंगे हम तो वहाँ से क्या मिल जाएगा, कॉपर लॉस मिल जाएगा और आयरन लॉस मिल जाएगा। दोनों का यूज करके हम इफिशियंसी भी निकाल सकते हैं। समझ रहे बात को। इफिशियंसी निकाल लीजिएगा, फिर हम लोग इसको 48 घंटे तक छोड़ देते हैं वर्किंग कंडीशन में, तब जाके हम क्या करेंगे, टेम्परेचर राइज भी निकाल लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, लो वोल्टेज जो होगा, जो सेकेंडरी साइड में ऑटो ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं तो उधर से हम लोग लो वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे किधर, सेकेंडरी साइड में। तो नाउ अ स्मॉल वोल्टेज इज इंजेक्टेड इनटू सेकेंडरीज विथ द हेल्प ऑफ अ लो वोल्टेज ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर के सहारे हम लोग क्या करेंगे, सेकेंडरीज में लो वोल्टेज को इंजेक्ट करेंगे और जो वोल्ट मीटर लगा हुआ है वहाँ से हम वोल्टेज को ऑब्जर्व करेंगे। देखिए द वोल्टेज V2 जो V2 लगाए हुए हैं आप इज एडजस्टेड सो दैट द रेटेड करंट I2 फ्लोज थ्रू सेकेंडरीज। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे और जो V2 है उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि I2 जो है रेटेड करंट जो होगा है ना, सेकेंड ट्रांसफार्मर का रेटेड करंट को वहाँ ऑब्जर्व करेंगे एमीटर में। जैसे ही रेटेड करंट मिल जाएगा उसको छोड़ देंगे, ऐसे ही कॉन्स्टेंटली उसको हम मेंटेन करेंगे, एज इट इज छोड़ देंगे। कब तक छोड़ेंगे, इन दिस केस वॉट मीटर W2 शोज टोटल फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ बोथ ट्रांसफार्मर। कॉपर लॉस ऑफ विच ट्रांसफार्मर इज W2/2। तो जब सप्लाई सेकेंडरी साइड से दे दिए हो आप तो दोनों हो गया हमारा, फुल्ली कंडीशन में आ गया। तो उस कंडीशन में क्या करेगा, जो वॉट मीटर रीड करेगा वो कॉपर लॉस को रीड करेगा, दोनों ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस को रीड करेगा। तो एक ट्रांसफार्मर के कॉपर लॉस को हम क्या लिख सकते हैं, W2/2। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड अबाउट 48 आवर्स। ये ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। 48 आवर्स ऑन फुल लोड एंड टेम्परेचर राइज इज ऑब्जर्व्ड। जो वोल्टेज को आपने अप्लाई किया था यहाँ से उसको स्टडी छोड़ दो, एज इट इज छोड़ दो। कितने देर के लिए, तो 48 घंटे के लिए, माने कि 2 दिन के लिए। समझ रहे हैं बात को। तो 48 घंटे में आपको ये ऑब्जर्व करना है कि टेम्परेचर कितना राइज किया है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगा, टेम्परेचर राइज मतलब कितना टेम्परेचर राइज किया है, मेज़र कर लीजिए।
फाइंड कर सकते हैं आराम से टेम्परेचर राइज। इसी के लिए तो हम लोग संपूर्ण टेस्ट या फिर बैक टू बैक टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे। फुल लोड इफिशियंसी ऑफ ईच ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू, इफिशियंसी इक्वल टू आपको पता है आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस पी आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, तो W1 अपॉन W2, W2 अपॉन 2। ये W1 था आपका क्या PC और ये क्या था PCU। समझ में आ रही बात। तो ये था। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि संपनर टेस्ट में जब परफॉर्म किए जाते हैं तो वह लोडिंग कंडीशन में होता है कि अनलोडिंग कंडीशन में होता है, तो वह कब होता है, लोडिंग कंडीशन में होता है। दूसरा सवाल आपसे ये पूछा जाएगा कि संपनर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कितने ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है, तो 2 आइडेंटिकल ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। समझ रहे, ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा इसको, या फिर कहीं अगर मन है तो आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर। तो ये था आपका संपनर टेस्ट, जिससे कि हम लोग टेम्परेचर राइज टेस्ट मेजर करते हैं, या मतलब टेम्परेचर राइज ऑफ द ट्रांसफार्मर को मेजर करते हैं। क्लियर है। आज हम लोग इतना ही तक रखेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।